नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसा कि अपनी क्लास में चल रहा था भारत में पुनर्जागरण या नवजागरण, जो अपन ने विस्तृत रूप में कर चुके हैं अपन, और उसमें अपन ने देखा है कि भारत एक अंधकार से युग से गुजर रहा था। जब भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ उस टाइम भारतीय जनता को इस बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। ऐसी स्थिति में भारतीय समाज को एवं जनता को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले वो महान विचारकों का आविर्भाव हुआ और उन्होंने भारतीय जनता को एक तरह से नव जागृति प्रदान की और उन्होंने अपने मार्गदर्शन से भारतीय जनता को अंधकार के युग से निकाल करके पुनः प्रकाश के युग पर चलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया, जिसमें अपन ने देखा था राजा राम मोहन राय और उनका ब्रह्म समाज, उनका समाज के लिए योगदान, वो अपन देख चुके हैं। फिर आगे अपन ने देखा था स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज और भारतीय जनता एवं समाज के लिए उनका योगदान। आगे अपन ने देखा रामकृष्ण परमहंस और उनके रामकृष्ण मिशन के उद्देश्य, जो कि एक समाज सेवक के रूप में उन्होंने अपना जो मार्गदर्शन प्रदान किया वो अपन ने अच्छे से देखा है और उससे भारतीय जनता को इतना अच्छा मार्गदर्शन मिला कि वो पुनः अपने एक प्रकाश युक्त मार्ग पर चलने को अग्रसर होने लगी। अपना ये टॉपिक पूर्ण हो चुका और आज अपन अपना दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता तथा देशी रियासतें। इसमें अपन क्या देखते हैं कि ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता और भारतीय देशी रियासतें, चूँकि भारत में शुरुआत में राजाओं का शासन था और उनकी अपनी अपनी रियासतें होती थी। धीरे धीरे भारत में अंग्रेज़ों का आगमन शुरू हुआ, लेकिन शुरुआत में अंग्रेज एक व्यापारी की तरह अंग्रेज़ों ने भारत में एक व्यापारी की तरह प्रवेश किया था। वो अपना एक व्यापार करते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत में अपना पैर जमाना शुरू कर लिया और अपनी सर्वोच्च सत्ता यानी कि अपने आप को एक शक्तिशाली रूप में स्थापित करना उन्होंने शुरू कर दिया और भारतीय रियासतों एवं नरेशों को उन्होंने अपने शक्ति के अंडर में लेने का प्रयास करना शुरू कर दिया था। तो इसमें अपन देखते हैं कि इसके कितने चरण थे और भारत में ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता एवं देशी रियासतों की क्या स्थिति थी, क्या संबंध थे, इसमें अपन देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्ष तक राज्य किया था। 1757 ईस्वी सन तक ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक व्यापारिक कंपनी बनी रही थी। 1661 ईस्वी सन में कंपनी को भारत की रियासतों के साथ संधि करने, युद्ध करने व युद्ध में परास्त होने पर राज्य को मिलाने का अधिकार मिला था। कब मिला? 1661 ईस्वी सन में। इसी में आगे देखते हैं 1669 ईस्वी सन में बम्बई को कंपनी राज्य में मिला लिया गया था। सबसे पहली जो रियासत थी वो थी बम्बई, जिसको कि 1669 ईस्वी सन में कंपनी सरकार ने अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। इसके बाद कंपनी सरकार साम्राज्यवादी भावना से ग्रसित होने लगी। अब फ्रांस की शक्ति को समाप्त करके कंपनी सरकार ने देशी रियासतों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया था। चूँकि अपन देख रहे थे शुरू से ही कि अंग्रेज भारत में जब आए उससे पहले भारत में कई विदेशी आए थे। शुरुआत से लेकर के अंग्रेजों तक हम देखते हैं तो जो विदेशी भारत में आए उनका प्रमुख उद्देश्य एक ही था कि भारत से वो अपना व्यापारिक संबंध बनाए रखे, जिससे उनको हमेशा आर्थिक लाभ उनका बना रहे। लेकिन धीरे धीरे जब अंग्रेजों ने अपना पैर जमाना शुरू कर दिया तो उन्होंने अब अपनी साम्राज्यवादी नीति को भी उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया था, जिसमें बम्बई एक पहला सूबा ऐसा था जिसको कि उन्होंने 1669 ईस्वी सन में अपनी कंपनी सरकार में सम्मिलित कर लिया था। अब अंग्रेजों ने जो बाहरी शक्तियाँ थी उनको एक तरफ उन्होंने साइड में कर दिया और केवल अपने आप को ही उन्होंने भारत में एक शक्ति
शक्तिशाली कंपनी के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया था। इसी में अब अपन आगे देखते हैं सर्वोच्च सत्ता का क्या अर्थ होता है। सर्वोच्च सत्ता क्या होती है? भारतीय नरेशों की शक्ति तथा ब्रिटिश सरकार के साथ उनके संबंध, ये दोनों ही विषय आधुनिक भारत के इतिहास में बड़े रोचक विषय माने जाते हैं। अब धीरे धीरे शक्तिहीन रियासतें अपनी सुरक्षा की दृष्टि व अपने अस्तित्व के लिए अंग्रेजी सरकार के शरणागत होने लग गई थी। भारतीय रियासतों का जब से कंपनी सरकार के साथ संपर्क स्थापित हुआ, तभी से लगभग 19वीं सदी के आसपास देसी रियासतें अपनी सत्ता को खोती चली गई थी और इसी कारण 1858 के बाद भारत की देसी रियासतें प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के अधीन होने लग गई थी। 1858 ईस्वी सन के लगभग। अतः 1858 से 1947 ईस्वी सन तक सभी देसी रियासतें उसी सत्ता का प्रयोग करती रही जो उन्हें ब्रिटिश सरकार से प्राप्त होती थी। इसी राजनीतिक संबंध को इतिहास में सर्वोच्च सत्ता के नाम से पुकारा जाता है। इस शब्द का अभिप्राय यही है कि एक शक्ति का नियंत्रण और दूसरी शक्ति की स्वतंत्रता तथा अधीनता सर्वोपरि सर्वोच्च सत्ता कहलाती है। इसी शक्ति का प्रयोग भारतीय सरकार ने देसी रियासतों तथा नरेशों के प्रति किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय से ही कंपनी सरकार ने देसी रियासतों के साथ समानता का व्यवहार करना त्याग दिया था और यही हेस्टिंग्स इन देसी रियासतों एवं नरेशों पर अपने को सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करने लगा था। भारतीय रियासतों के बारे में दो बातें विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। प्रथम तो यह कि सभी भारतीय रियासतें एक श्रेणी में नहीं रखी जा सकती है। के.एम. पन्नीकर के मतानुसार इन्हीं सारी देसी रियासतों को 3 विशिष्ट भागों में या श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। इन सब का विवरण हम विस्तृत रूप से उल्लेखित करते हैं। इसमें देखते हैं ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता तथा देसी रियासतें, जिसमें कि इनको कितने भागों में उन्होंने विभाजित किया है और इन भागों को किस रूप में उन्होंने अपने हिसाब से उल्लेखित किया है। अपन देख रहे हैं कि भारत में ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता एवं देसी रियासतें, चूँकि पहले शुरुआत में तो अंग्रेज एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आए थे और उन्होंने धीरे धीरे हमारे देसी नरेशों को या देसी रियासतों को अपनी शक्ति के अधीन करना शुरू कर दिया था। अब शुरुआत क्या हो गई कि एक शक्ति की तो स्थापना और दूसरी शक्ति का शक्तिहीन या प्रतंत्र होना शुरू हो गया था, जिसमें शक्तिशाली कौन थे? अंग्रेज या ब्रिटिश सरकार, और शक्तिहीन या प्रतंत्र कौन थे? भारतीय रियासतें एवं नरेश। इस प्रकार से धीरे धीरे भारतीय ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता की स्थापना भारत में होने लगी और उन्होंने सारे जो अपने एक सर्वोच्च सत्ता की स्थापना की थी उसको 3 भागों में विभाजित किया था। उनका तीनों का अपन अलग अलग अर्थ और विवरण अगली क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।